कर रहे हैं, ये मैंने लास्ट क्लास के अंदर टॉपिक शुरू किया था आपके साथ में, दैट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। गाइस, हॉट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। तो जब तुम एक्सप्लेन करो तो तुम्हें ग्रोथ और डेवलपमेंट का मतलब पता हो, ठीक है। ग्रोथ जो होता है वो क्वालिटेटिव नेचर होता है, ठीक है। और जो एक और जो डेवलपमेंट होता है, टेक्निकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव नेचर होता है, ठीक है। और ये तो चीज हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ ली थी। जो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ह्यूमन डेवलप वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तुम लोगों को इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और नॉन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पता हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो क्वांटिटेटिव नेचर्स के होते हैं, जिनमें तुम क्वांटिटी की बात कर सको। जैसे हमारी इंडिया बहुत अच्छा कमाती है, फाइन, ये क्वांटिटेटिव नेचर है। बट हमारे इंडिया में जो लोग हैं, दे आर कैपेबल टू अर्न। एक तो हो रहा है कि मेरी कंट्री कितना कमा रही है, दूसरा होता है मेरी कंट्री कितनी कैपेबल है, ठीक है, कितनी कैपेबल है। वो दोनों चीजें अलग अलग है। तो इसमें इसलिए एक वर्ड जोड़ा गया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये तो चलो एक बेसिक डिफरेंस है, मैं लास्ट क्लास के अंदर कर चुका था। मेन जो हमारा कंसर्न शुरू होगा यहां से होगा, दैट इज डेटरमिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। इकोनॉमिक ग्रोथ के डेटरमिनेंट में ह्यूमन कैपिटल का मीनिंग हो जाता है कि अभी तक तुम ये कह रहे थे कि पढ़ो, और लोगों ने कहा ना मतलब बोलना शुरू करा कि पढ़ेंगे तब जब तुम इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। तो ये पॉलिसी बदल दी, ये सारी सारी पॉलिसी बदल दी। सेम हेल्थ केयर, अभी तक आपसे जड़ी बूटी पे डिपेंड थे, अब उन्होंने बोला इन्वेस्टमेंट करो हेल्थ केयर में। दूसरा, स्किल्स। अब मैं बता देता हूँ स्किल्स का कंसेप्ट क्या होता है। जब आप आईएएस बन जाओगे तो शायद बहुत से ऐसे कोर्सेज होंगे जब आपको जो आपको आईएएस बनने के बाद कराए जाएंगे, उन्हीं की साइड से। उसे कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि तुम ये बोल दो कि मेरे को वाला कोर्स आता है मुझे आईएएस बना दो, नहीं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। वो उसकी बात हो रही स्किल बूट्स प्रोडक्टिविटी एंड इनोवेशन। एक चीज तो होती है ये ह्यूमन कैपिटल। सेकंड है फिजिकल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। दीज आर दी इकोनॉमिक ग्रोथ डेटरमिनेंट्स। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वो कौन से डेटरमिनेंट है, हाउ दे सपोर्ट टू ग्रो योर इकोनॉमी, ठीक है। तो एक फिजिकल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि बनी बनाई चीज को सुंदर बनाना। आप अपने घर में हर 2-3 साल बाद काम करवाते हो, घर एक कुआं है, उसमें आप जितना पैसा लगाओगे आपको कम लगेगा। ऐसे कंट्री है, कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर एक कुआं है, गहरा कुआं। आप जितना पैसा, आप मुझे बताओ, जबरदस्ती पार्लियामेंट पे खर्चा किया गया, और भी एक्स वाई जेड खर्चे हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड खर्चे जबरदस्ती। वो पार्कों के अंदर हाथी खड़े करे गए, है ना, मतलब वही आर्टिफिशियल टाइप, जबरदस्ती खर्चे। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। तो वो एक गहरा कुआं है, कितना खर्च करो। पॉइंट ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इन सब चीजों से भी डिटरमाइन होती है। उसके बाद द टेक्नोलॉजी एंड द इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं गाइस, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। वाई? एक्चुअली इकोनॉमी के अंदर हमेशा इस बात पे डिबेट रहता है कि क्या हमारी इकोनॉमी के अंदर वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारी स्टेबल ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। उसमें सबसे बड़ा जैसे मैं इकोनॉमिकली बताऊं, तो जैसे उस दिन मैंने एग्जांपल दिया था नॉर्थ कैंपस में, इंडियन ग्रोथ के लिए के नाम से एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। वो बनाया गया, पहले नहीं था। और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज, वो पीसी महालनोबिस ने बनाया। क्यों बनाया? कि इंडिया में डेटा प्रोवाइड हो, इंडिया में एजुकेशन आप दे रहे हो। लेकिन एक थे डॉक्टर वी के आर वी राव, उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी बनाया, तो इंस्टीट्यूशन बनाया, ठीक है। तो मैं ना 2-4 इंस्टीट्यूशन उनके नाम पता होना चाहिए, जैसे दो तो तुम्हें अब याद हो गए होंगे। डॉक्टर वी के आर वी राव दिल्ली यूनिवर्सिटी एक इंस्टीट्यूशन बनाया, बहुत सपोर्टिव। दूसरा, पीसी महालोनोबिस, उन्होंने आईएसआई बनाया, स्टैटिस्टिक का सबसे बड़ा सपोर्टिव सिस्टम है वो, ठीक है। वो इंस्टीट्यूशन आपको पता होने चाहिए। अच्छा, कुछ चीजें जो ये बॉक्स में मैंने दे रखी हैं, और बहुत सारे प्लेसेस पे मैं बता देता हूँ। इस टॉपिक की हेडिंग में आप, और इसके बाद एक हेडिंग और आएगी, उनमें आप सबसे ज्यादा देखोगे कि उसमें जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। जो यूपीएससी सीएससी के लिए क्वेश्चन पूछा गया है कभी ना कभी, वो तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि उनके पास कोई रेफरेंस नहीं है आपके लिए क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है। तो एक इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ कंट्री डज नॉट नेसेसरली रिजल्ट फ्रॉम पॉपुलेशन ग्रोथ और ग्लोबल ट्रेड एक्सपेंशन अलोन। ये एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। क्या आप पॉपुलेशन ग्रोथ या ग्लोबल ट्रेड के बगैर भी काम कर सकते हो, ठीक है। एक बात है। दूसरी चीज, अभी तक मैंने डिस्कस किए थे आपसे इकोनॉमिक ग्रोथ के डिटरमिनेंट, अब बात होगी डायमेंशंस।
डेवलपमेंट के डिटरमिनेंट नहीं होते, डायमेंशंस होते हैं। ठीक है। अब देखिए, दो बातें यहाँ पे। अभी तक हम बात कर रहे थे उन टर्म्स की जिनसे आपको कुछ चीजें दिखें। जैसे ये थी, एजुकेशन में खर्चा दिख रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, हॉस्पिटल दिख रहे हैं, स्किल बूस्ट प्रोग्राम दिख रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो दिखती नहीं है, लेकिन उनका सोशल लेवल पे, सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होने जरूरी है। इसलिए हम इन्हें डेवलपमेंट के डायमेंशन बोलते हैं। इसमें एक ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है एनवायरमेंटल। ठीक है। इन्वायरमेंटल, जिसमें आप एक एक टर्म में आपसे डिस्कस कर रहा हूं। एक तो होता है जीडीपी, एक होता है जीएनपी, और एक होता है ग्रीन जीएनपी। मैंने टर्म यूज करा है आपके साथ में, जीडीपी जीएनपी तुमने सुना है? जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। अब एक टर्म मैंने ऐड करा है जिससे कि मैं पूछना चाहता हूँ, बेटा आपको ये वाला लास्ट पॉइंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो एडजस्ट करना है ना। ग्रीन जीएनपी, इसका मीनिंग बता दो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब दीज आर द करंट हॉट टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स। मैडम ग्रीन जीएनपी, अब पहली बार आए हो ना? नहीं, क्लास ऑनलाइन लेते हो मेरी क्लास? कभी नहीं ली? ठीक है। हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। थ्योरी अभी तक आपने बैठ के पढ़ी है, वो जैसे गिरी सर पढ़ा रहे थे अभी तक। अब आप थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ रहे हो, ठीक है। मैं इकोनॉमिक्स स्पेशलिस्ट हूँ, मतलब पीएचडी स्कॉलर इन इकोनॉमी, तो आई हैव अ डिसेंट नॉलेज, बट आपको आपके एग्जाम तक के नॉलेज में मैं दे रहा हूँ, ठीक है। आई एम यूजिंग द वर्ड ग्रीन। ग्रीन का तात्पर्य हरा तो कह सकते हो, हरा कह सकते हो, बट फिर भी ग्रीन जीएनपी का तात्पर्य, एनीवन? ग्रीन जीएनपी है? नहीं 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 नहीं, और सोचो। देखो, एक तो हो रहा है, एक मैं बताओ, इंडस्ट्रियल एरिया क्या क्रिएट करता है? इंडस्ट्रियल एरिया पॉल्यूशन। पॉल्यूशन से प्रॉब्लम हो रही है, हमें पसंद नहीं है, तो हम जाएंगे, ओए बंद कर बे अपनी दुकान, वो अपनी इंडस्ट्री वो बंद कर देगा। इतना आसान है उसको कहना और उसका बंद कर देना। क्या सिर्फ उसे नुकसान होने वाला है? कंट्री को एज अ होल भी नुकसान होगा, क्योंकि जो वो चीज प्रोड्यूस कर रहा है, कहीं ना कहीं उसकी प्रोडक्शन बाय यूजिंग द आउटपुट मेथड। हम नेशनल इनकम में कौन सा मेथड यूज करते हैं? आउटपुट मेथड। तो अगर हमने उसको रोका तो आउटपुट रुकेगी, कम होगी, जीडीपी कम होगी। भाई जीडीपी कम नहीं होगी अगर तुम 5 इंडस्ट्री को बंद करवा रहे हो जो पोल्यूशन क्रिएट कर रही थी, तो बंद तो कर दी, क्या उससे जीडीपी कम नहीं होगी? मतलब कंट्री की बिल्कुल होगी कम। सोचो, गवर्नमेंट को पता है कि पॉल्यूशन हो रहा है, बट गवर्नमेंट फिर भी अलाउ कर रहा है। तो गवर्नमेंट उनसे कह रहा है कि आप प्रोडक्शन करो, पर आपकी वजह से जितना भी एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है उसको कॉम्पनसेट करो। अगर आपने 100 रुपए की प्रोडक्शन करी है एक साल के अंदर, इफ यू प्रोड्यूस अराउंड 100 रुपीज की प्रोडक्शन, तो आपकी 100 की नहीं है, 20 रुपीज आप इन्वायरमेंटल डैमेजेस में लगाओ, नहीं तो मुझे नुकसान हुआ, मुझे कंपनसेशन दो। तो उनकी टोटल जीडीपी कम हो जाएगी। तो जो आउटकम आता है बचा हुआ जीडीपी, उसको आप बोलते हो ग्रीन जीडीपी या ग्रीन जीएनपी। तो ग्रीन जीएनपी क्या हो गया? कि डिडक्शन ऑफ ऑल इन्वायरमेंटल डैमेजेस फ्रॉम दी जीडीपी। समझ में आई मेरी बात? टर्म्स क्लियर हो गया? ग्रीन जीएनपी या ग्रीन जीडीपी क्या होता है? रिडक्शन ऑल इन्वायरमेंटल डैमेजेस फ्रॉम कंट्रीज जीडीपी, उसे कहते हैं हम लोग ग्रीन जीएनपी। याद रहेंगी मेरी बातें आपको? पेपर में लिखा होता है राइट नॉट मोर देन 200 वर्ड, इट मींस यू हैव टू यूज द लिमिटेड वर्ड। ठीक है, जितना लिमिटेड वर्ड यूज करो, ठीक है। तो वाई वाई वी डिस्कस दिस पॉइंट? क्योंकि ये यहाँ पे टर्म आया, दिस द डेवलपमेंट डायमेंशन एनवायरमेंटल ensure sustainability by protecting natural resources and balancing growth with ecology। ठीक है। नुकसान जितना हो रहा है उसको कंपनसेट करते चलो, जितना प्रोडक्शन करना है करते रहना, हमें कोई इस बात में दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब बाकी देखिए, एक एक थोड़ी सी नॉलेज आप अपने माइंड में रखना, शायद आपको आंसर राइटिंग में सपोर्ट करेगी। इकोनॉमिक रिसेशन 2000, मतलब अब 2021 के पेपर में आया था ये क्वेश्चन, इकोनॉमिक रिसेशन क्या होता है? इकोनॉमिक रिसेशन, शायद आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास के अंदर ये बनाया था। तो इसका यहाँ पे एक मीनिंग बता रखा है, एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम जहां पे जीडीपी कम हो रही है। जीडीपी कम होने का सबसे बड़ा रीजन बताओ? हम खुद हम खुद बहुत सारी चीजें नहीं होने दे रहे अपनी इकोनॉमी के अंदर, खुद अपने आप नहीं होने दे रहे हैं।
ठीक है। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, आपने अपना शायद देखा होगा, जो भीड़ वाली कंजेस्टेड मार्केट्स थी ना, अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने उनके एरिया बड़े करे हैं। आपने नोटिस करा कहीं पर? जितनी मंडियां होती थी, जो कभी कभी बाजार लगते थे, या कोई भीड़ वाले इलाके हैं, वो भीड़ क्यों थी? बिकॉज ऑफ दी रेडी वाले, ये दुकानों वालों ने अपना, आपने सुना एमसीडी अभी एक्शन पे है? ये तो सुन रहे न्यूज, हर जगह, रोहिणी में, इधर इठाला, इधर उधर हर जगह एमसीडी वाले एक्शन पे क्यों है? जितने लोगों ने जबरदस्ती का रोड घेरा हुआ है, उसको पीछे कर देना। देखो, अब ये क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब है सिंपल सा, कि वो एनवायरमेंटल डैमेजेस की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या उनसे इकोनॉमी की जीडीपी पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। डिक्लाइनिंग जीडीपी होगी, इनकम कम होगी, एम्प्लॉयमेंट कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा, जिसकी वजह से ऑब्वियसली बात है, इकोनॉमिक रिसेशन आएगा। तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है। अब मैंने लास्ट क्लास के अंदर जो जो बातें करी थी, मैं उन सब बातों को एक बार रिकॉल कर रहा हूं आपके साथ में। ठीक है। हमारा मेन डिस्कशन था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की मेजरमेंट। ठीक है। मैंने आपसे लास्ट क्लास के अंदर बात की थी, दो प्रकार के इंडिकेटर्स को फोकस करना है आपको। ठीक है। एक इकोनॉमिक इंडिकेटर और एक नॉन इकोनॉमिक इंडिकेटर। इकोनॉमिक इंडिकेटर सबको पता है, बस एक बात दिमाग में रखना, जहां पर भी मॉनेटरी टर्म्स इंक्लूड हो जाते हैं, उसको आप इकोनॉमिक इंडिकेटर बोलते हो। कॉपी पेन निकालना जरूरी है क्लास के अंदर, जितनी में मैं क्लास में फालतू बकवास कर रहा हूँ, सब लिखनी जरूरी है। ये जो मैं नाम ले रहा हूँ बीच में, वो भी आपको लिखना है। ठीक है। कोशिश करो, नहीं लाए ना? लाए नहीं? आप लाए हो? कोई बात नहीं, सुनते रहना। और ऐसा होता है ना, मैंने बीच में दो तीन बातें ऐसी बताई जो लिखी हुई नहीं है, है ना, वो लिखनी जरूरी होती है ना। देखिए, जो भी मेरे इंस्ट्रक्शंस है, सिर्फ वो आपके सपोर्ट के लिए हैं। मानना ना मानना, इट्स योर कॉल। एंड ऑफ द मेरा, मैं अगर आपको दो चार बातें सुना भी दूंगा, वो बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट। उसके बाद तो मैं कौन तुम कौन। ठीक है ना? ओके। तो मैंने क्या बोला कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में जैसे सबसे बड़ा नाम हम लोग लेते हैं जीडीपी का, सबसे बड़ा, क्योंकि जीडीपी कहीं ना कहीं एक तो मॉनेटरी वैल्यू होती है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो कंट्री की टेरिटरी के अंदर काम होता है, और एक अकाउंटिंग या गिवन पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है। ध्यान रखना, जीडीपी उसी टाइम की बात होगी। बीच में क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, एक घर बिका है 2.5 करोड़ रुपए का, तो 2.5 करोड़ की ट्रांसेक्शन हुई है ना? आपके अकाउंट में आए तो ठीक है, आपके अकाउंट में ट्रांसेक्शन हुई है, तो एज एज ए पर कैपिटा आपकी इनकम हो गई वो। मुझे तो पता नहीं कि कहाँ से पैसे आए, तो वो जीडीपी में, कंट्री की जीडीपी में ऐड होंगे वो पैसे। तो आप इंडिया के सिटीजन हो, है ना? वो घर 10 साल पहले बन चुका है, वो रीसेल हुआ है, अब भी ऐड होंगे उसके पैसे? नहीं होंगे उसके पैसे ऐड। क्यों? क्योंकि वो रीसेल हुआ है। ठीक है। यहाँ पे हमने क्या टर्म यूज कर रहे हैं? गिवन पीरियड। ठीक है। गिवन पीरियड का मतलब जिस पीरियड की बात कर रहे हो आप। तो कोई घर या कोई भी चीज रीसेल हो रही है, री का मतलब होता है दोबारा। ठीक है। तो वो चीज उसमें जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है। उस पे लिया गया कमीशन, आपने कमीशन दिया या लिया, जो भी था, वो ऐड होगा? होगा, बिकॉज इट्स अ सर्विसेज, और वो सर्विस अभी जनरेट हुई थी। ठीक है। एक चीज, आपने दुबई में घर, अभी वो डेन्यू पार्टनर कौन थे वो बेचारे बिग बॉस में जो ऐड देते थे, दुबई में 1%, 5%, 3% में, डेन्यू पार्टनर। बिग बॉस देखा था ना इस सीजन का? नहीं देखा बेचारे, यार देखा करो। अरे बहरहाल, एक पर्सन है, एक आदमी है, उसने तो बड़ा तहलका मचा दिया है। अब तुम कभी गूगल, वो करना गूगल, शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है उसने। एक इंडियन पर्सन है, दुबई में जाके, दुबई में ना मतलब कुछ दिक्कत है पैसों को लेकर, मतलब मुझे लोन नहीं मिलेगा दुबई में जब तक मैं दुबई का सिटीजन नहीं हूँ। उसने क्या करा, उसने फाइनेंसिंग का काम कर दिया, तो अब वो दुबई में लोगों को घर दे रहा है, 5 करोड़ का, 3 करोड़ का, 10 करोड़ का। ठीक है, चलो ये बात हो गई। तुमने वहां पे अपार्टमेंट ले लिया, घर ले, अपार्टमेंट ही मिल रहा है पहले तो वहां पे, तुमने वो लिया, तो तुम्हारी ट्रांसेक्शन हुई है। या तुमने दुबई का घर बेचा है, मान लो, इंडिया में तुम्हारे पास पैसे हैं, अब बताओ वो ऐड होगा? नहीं होगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? विद इन कंट्रीज टेरिटरी। मैं जो भी पूछ रहा हूँ ना, अपने टॉपिक से रिलेटेड पूछ रहा हूँ। ठीक है। वो ऐड नहीं होगा, कंट्री की टेरिटरी में हो, और एक एक मतलब पीरियड, जिस पीरियड की बात हो रही है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात?
और ये सबसे बड़े इकोनॉमिक इंडिकेटर है। ठीक है, चलो ये बात हम लोगों ने जो है लास्ट क्लास में कर ली थी। एक छोटी सी बात और पूछना चाहता हूँ आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट। हमारी कंट्री वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है, बहुत पैसा कमाती है जीडी एग्रीगेट लेवल पे। ठीक है, पर कैपिटा में हम लोग 5 लोग उठा लेते हैं, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, अडानी, शाहरुख खान, सलमान खान और एक रिक्शे वाला। तो हम लोग पांचों की इनकम ऐड करके 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो सबकी एवरेज इनकम बहुत अच्छी आ जाती है। ये हम वर्ल्ड बैंक को डेटा भेज देते हैं, ये हमारी टेक्निक है हम लोगों की। ठीक है, मुझे बताओ एक छोटा सा क्वेश्चन, जीडीपी की क्या ये लिमिटेशन नहीं है? कि क्या लिमिटेशन है कि जीडीपी मेजरमेंट जो इंडिकेटर है, दैट इग्नोर्स दी इन इक्वालिटी, है ना, इग्नोर्स दी इन इक्वालिटी। ये जीडीपी की सबसे बड़ी लिमिटेशन होती है एज एन इकोनॉमिक इंडिकेटर। बेस्ट बेटर क्या होती है? जीडीपी पर कैपिटा। क्लियर? और भी ऑप्शन है बहुत सारे। ठीक है, अच्छा, मैंने जो आपको स्टेटमेंट दी थी ग्रीन जीडीपी, वो यहां से दिया था। ठीक है, एग्जांपल आप जब भी रीड करोगे तो ये बात ध्यान रखना, एडजस्ट जीडीपी फॉर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड नेचुरल रिसोर्स डैमेजेस या डिप्लेशन या डैमेजेस। जो भी तुमने नुकसान किया है उसका पेमेंट करने के बाद जितना पैसा बच रहा है कंट्री के पास, वो ग्रीन जीडीपी होती है। क्वेश्चन मैंने देखा है इसलिए बार बार फोकस कर रहा हूं मैं। बाकी और चीजें इसमें से, ये बॉक्स वाली चीजों को आप रीड करके रखना। सर अबे हाँ जी, सर ग्रीन जीडीपी का कुछ एक एग्जांपल देके समझा दो सर। बिल्कुल। जैसे एक तो मैंने आपको ये वाला एग्जांपल दिया है इंडस्ट्री वाला। इंडस्ट्रीज के ऊपर ना लोग बहुत केस करते हैं बार बार। ठीक है, आपने सुना होगा सीलिंग्स लगती हैं, सीलिंग्स, सीलिंग सुनी है? सील हो गई कोई चीज, है ना। नॉर्थ कैंपस में बहुत सारी सीलिंग्स होती हैं। 2012 में ऐसी सीलिंग हुई थी जिसपे दंगे हुए थे, जमुना पार सीलमपुर इलाकों में। 2012 की बात करूं, मैं उधर ही रहता हूँ। दंगे मतलब लोग सड़कों पे आए थे। सीलिंग एक्चुअली होता क्या है कि सीलिंग होती है या फिर उसमें जब लोगों का नुकसान हो रहा होता है, तो गवर्नमेंट कहती है कि लोगों का जो नुकसान हो रहा है उस पे आप कोई ना कोई कॉम्पेंसेशन दो। रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, ट्रक वाले खूब एक्सीडेंट करते हैं, लेकिन क्या ट्रक चलना बंद नहीं हो रहा? क्यों नहीं बंद हो रहा? जो भी मिस हैपनिंग होती है गवर्नमेंट उस पर कॉम्पेंसेशन दिलवाती है। या तो कॉम्पेंसेशन, तो इसलिए तो अभी एक लंबोर्गिनी केस हुआ है। ठीक है, तो क्या रोड पे तुम कारें देखना बंद कर दोगे? नहीं। तो डैमेज हुआ, और उस डैमेज का आप कंपनसेशन दोगे। तो ये तो चलो वो एग्जांपल दे रहा हूं मैं। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जो व्हीकल से हो रहा है उसके कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल व्हीकल प्रोड्यूसर भी हैं, मैन्युफैक्चरर भी हैं। ठीक है, क्यों मैन्युफैक्चरर हैं? क्योंकि उनका कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होता होगा, कुछ भी इशू होता होगा कि वो मिस, जैसे ई रिक्शा है। ई रिक्शा सबसे बड़ा इम्बैलेंस व्हीकल है, पता है आपको? हल्का सा गलत ब्रेक लगे पलटता है वो। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि ई रिक्शा अब आने वाले समय में महंगा हो जाएगा। क्यों महंगा होगा? क्योंकि उस पे वो बैलेंस अमाउंट लगाया जाएगा, बैलेंस थिंग्स लगाई जाएंगी, और उसका कंपनसेशन कौन देंगे? वो जो उसको खरीदने वाले हैं। ठीक है, फिर उससे जो जीडीपी निकल के आएगा उसको आप ग्रीन जीडीपी का नाम दो। क्लियर? समझ में आ गई मेरी बातें आपको? ये वाले आप एग्जाम्पल माइंड में रखना। ओके, अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ नॉन इकोनॉमिक इंडिकेटर। सबसे बड़ा नॉन इकोनॉमिक इंडिकेटर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये जब इंट्रोड्यूस हुआ 1990 लिखा हुआ है, लेकिन 1994 की बात है, क्योंकि मैं तो एग्जैक्ट डेट जानता हूँ। 1994 की बात है। पाकिस्तान से हम कितने लड़ते रहे, दुश्मन है, बिल्कुल बहुत दुश्मन है। लेकिन वहां के इकोनॉमिक्स और यहाँ के इकोनॉमिक्स ने मिलके बनाया था। उनका नाम था महबूब उल हक, ही वॉज द पाकिस्तानी इकोनॉमिक्स, और ये इंडियन इकोनॉमिक्स। नोबलिस्ट हैं ये लोग। 1994 में नोबल मिला है इन दोनों को फॉर दी एचडीआई। ठीक है, एचडीआई इज द वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। इसमें एक्चुअली पॉइंट ये है कि हमें ये नहीं देखना है कि हमारी कंट्री का एक्चुअल आउटपुट कितना है, हमें देखना है कि हमारी कंट्री कितनी कैपेबल है। ठीक है, ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि एक फैमिली के अंदर माँ बाप, जैसे 2 बच्चे 3 बच्चे हैं, बराबर खर्च कर रहे होते हैं। तो एक्सपेंडिचर मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि दोनों में से या तीनों में से कौन कितना कैपेबल है, जो कितना रिवर्ट बैक करेगा। मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूँ, इकोनॉमिकली वट एवर द अमाउंट इज, जो भी तुम्हारे घर वाले तुम पे लगा रहे हैं, दिस इज कंप्लीटली इन्वेस्टमेंट है, और आपको वो बाद में रिपे करनी है।
child is the insurance for the parents. That's why India's population is so high. This is the main reason of the India's population, because many people assume that our child is only the insurance. इसलिए पुराने लोग क्या करते थे, बच्चे ज्यादा करते थे, होते थे ज्यादा। आज क्यों कम हो गया? बिकॉज आज इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत सारी आ गई। तो इफ यू वांट टू रिड्यूस द पॉपुलेशन, इंक्रीज द इंश्योरेंस पॉलिसीज। ये इकोनॉमिक मीनिंग समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है? तो कैपेबिलिटी एंड वेलबींग इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे कंट्री की, मतलब कंट्री की एक रैंक हो रही है, जो है रैंक, और टॉप रैंक पे बता सकते हो कौन है? स्विट्जरलैंड, ग्रीनलैंड। ये जो कंट्री जिनमें बहुत कम पॉपुलेशन है, ये बहुत टॉप रैंक्ड है एचडीआई में, ठीक है? ये तीन चीजों से मिलकर बनता है, एजुकेशन, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इन तीनों का एक फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, एक फॉर्मूला लगता है, डिसेंट सा फॉर्मूला। उस फॉर्मूले की वैल्यू अप टू 1 होती है, और उससे कंट्री को रैंक किया जाता है एचडीआई में, ठीक है? अगर क्लोज टू 0 है तो कंट्री की वैल्यू कम है, ठीक है? अगर 1 की तरफ है तो हाईएस्ट वैल्यू है, ठीक है? ये बात आप लोग अपने माइंड में अच्छे से रखना। अब 2025 में एक रिसेंट क्वेश्चन आया था, इन इक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एक्चुअली इसका कंसर्न है कि अभी तक तुमने जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात कर रहे थे, उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या थी? इग्नोरिंग इन इक्वालिटी। यहां पे इन इक्वालिटी एडजस्टेड की बात आ रही है। तो अगर एग्जाम में तुम्हारे पूछा जाता है कि विच वन इज द बेटर ऑप्शन फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो एचडीआई इज द बेस्टेस्ट मेथड, क्योंकि वो आउटपुट के साथ साथ कैपेबिलिटी को भी मेजर कर रहा है। क्लियर है मेरी बात आपको? तो ये जो है 2-3 चीजें आप लोग अपने माइंड में रखना, जब आप रीड करोगे ये वर्ड आपको काफी ज्यादा सपोर्ट करेंगे, ठीक है? अच्छा, एक एक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भी आ जाती है। मतलब मेरी खुशी इस बात पे डिपेंड है कि मैं, मतलब टेक्निकली कितना कैपेबल हूँ। तो एचडीआई से हैप्पीनेस रिपोर्ट जनरेट हुई है। वर्ल्ड की सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी है इस टाइम? फिनलैंड। और इंडिया का नाम आ रहा है 118, मतलब खराब कंट्रीज में आ रहा है, ठीक है? एंड इट इज एचडीआई ओनली, एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है? हाँ हाँ, हैप्पीनेस मतलब हमने एजुकेशन, हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तुम अगर यहाँ पे जो है लंबोर्गिनी से आओगे इंस्टीट्यूट क्लास पढ़ने, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बता रहा है, और बहुत खुश दिखोगे मुझे, है ना? बहुत खुश दिखोगे। और मैं बोल रहा हूँ, जैसे बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक में मेट्रो से आता हूँ, सीट में बैठ के नहीं आता कभी। बहुत मुझे स्टूडेंट मिलते हैं तो अपनी सीट देते हैं, नहीं बेटा तुम बैठो, मैं खड़ा होके आता हूँ बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। तो मेरी हैप्पीनेस थोड़ी सी कम है, क्योंकि मैं वॉक भी करता हूँ। तुम्हारी हैप्पीनेस थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि तुम कार से आ रहे हो, क्योंकि तुम्हारे लिए इजी है वो चीज कंज्यूम करना, ठीक है? एजुकेशन है, जो बच्चा अमेरिका में पढ़ रहा है, देयर पेरेंट्स आर कैपेबल। कैपेबल तो तुम्हारे पेरेंट्स भी है, इनकम तो उतने पैसे तो तुम्हारे पेरेंट्स के पास भी है, मेरे पेरेंट्स के पास भी थे, ठीक है? बट हैप्पीनेस उस बात पे भी डिपेंड करेगी कहां पर है। हेल्थ केयर है, सरकारी अस्पताल में पड़ा है बेचारा बीमार, गिवन दैट ही और शी कैपेबल, मोस्ट ऑफ these गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर ऑक्युपाइड बाय दोज पीपल जो कैपेबल हैं। तुम कभी सरकारी अस्पताल की तरफ ऐसी चक्कर मारना, उनकी पार्किंग में तुम्हें मरीजों की कारें मिलेंगी, मरीजों की मतलब पेशेंट की कार्स। एम्स एक हॉस्पिटल है, ठीक ठाक है ना, बढ़िया बड़ा अस्पताल है। मैं किसी काम से वहां पे गया था किसी पेशेंट को देखने, और मेरी हमारी जो कार पार्क, अगर आप गए हो तो उन्होंने पार्किंग ही इतनी दूर बना रखी है, फ्लोर्स पे पार्किंग है। सोचो पेशेंट के लोग वहां पर है, तो अपोलो में कराओ ना इलाज फिर, अगर तुम कार के से ट्रैवल कर सकते हो। समझ में आई? तो दिस इज द मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन वेलबींगनेस और द हैप्पीनेस, ठीक है? अच्छा, एक ना मैंने ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये एरो एरो बना के आपके लिए तैयार किया है, कभी जैसे मौका मिले तो पढ़ना। एचडीआई मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के किस तरीके से वो रास्ते बन रहे हैं, इसको लिखना होगा आपको एक्सप्लेनेशन में। 3 चीजें, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज, नॉलेज एजुकेशन से कनेक्टेड है, एंड नॉलेज डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स, ठीक है? एक तो है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ठीक है, जो कि पहले बहुत कम था। दूसरा मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ये देखो दोनों एवरेजेस है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में एक्सपेक्टेड और मीन दोनों बराबर होता है जब आप पॉपुलेशन और सैंपल की बात करते हो, है ना? स्टैटिस्टिक्स, बट इकोनॉमिक्स में एक्सपेक्टेड और मीन डिफरेंट होता है।
इकोनॉमी में एक्सपेक्टेड जो फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है। तो वो चीज थोड़ी सी ध्यान रखना। ये ना आप रीड जरूर करना ये वाला पोर्शन, ये आपको थोड़ा सपोर्ट करेंगे। और ये जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स ये मेल फीमेल दोनों के लिए सेम ही है, लेकिन जो चीज मेल के लिए हो रही है वही सेम चीज फीमेल के लिए भी होनी चाहिए। तो ये दोनों पोर्शंस मैंने आपको यहाँ बताए हैं, ठीक है। डायमेंशंस इंडिकेटर, जैसे आप लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ की बात करते हो, इट इज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अभी 72.5 ईयर है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 49 पॉइंट समथिंग थी, ठीक है। ये डेटा थोड़ा सा याद रखना। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जापान की बहुत ज्यादा है, पता है आपको, है ना? क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा होने का मतलब ये है कि उनकी एक तो पॉपुलेशन को एक तो उनको पॉपुलेशन कंट्रोल थी पहले, तो वहां पे बूढ़े लोग ज्यादा हैं। और उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, दे हैव बेटर ऑप्शन फॉर हेल्थ केयर। तो उनके यहाँ पे वो लोग थोड़ा अच्छा सर्वाइव करते हैं। अंग्रेजों में खास बात क्या होती है कि वो जितने ओल्ड होते हैं उतने वो ज्यादा इंटेलिजेंट माने जाते हैं। हमारे इंडियंस में क्या होता है, जितने हम ओल्ड होते हैं उतने सटियाई भी माने जाते हैं, बेकार माने जाते हैं, ठीक है। तो कंप्लीटली ये हेल्थ केयर से कनेक्टेड है और कुछ नहीं है। वहां के लोग हेल्थ केयर बहुत स्ट्रांग रखते हैं, ठीक है। बहरहाल ये जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स है। एक ये जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स और ये जेंडर इन इक्वालिटी। इन इक्वालिटी वाला जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। जैसे एग्जांपल, हेल्थ, एम्पावरमेंट और लेबर मार्केट। अभी 2023 का जो इकोनॉमिक सर्वे था, शायद 2023, हाँ 2023 से 24 की बात होगी, खास बात बता रहा हूं मैं आपको। इकोनॉमिक सर्वे का जो कलर होता है ना, उसका कवर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैटर करता है। उसका जो फ्रंट पेज होता है ना, अगर उस पे आप पेड़ पौधे देखो तो वो ग्रीनरी को एक्सप्लेन कर रहा है। उसके आप एक महिला को एक मतलब दिखे कि महिला वो वर्क कर रही है, तो लगो कि आपको लगना चाहिए कि वो वुमेन एम्पावरमेंट पर है। 2023 का जो इकोनॉमिक सर्वे था उसका पिंक कलर था, और पिंक कलर इंडिकेट कर रहा था वुमेन एम्पावरमेंट। पिंक मतलब पिंक तो कनेक्ट करते हैं लेडीज से, और उसके अंदर फ्रंट पेज पे दो तीन चीजें ऐसी थी जो वुमेन को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो पॉइंट मेरा ये है कि एम्पावरमेंट ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। दूसरी चीज लेबर मार्केट, एक्चुअली लेबर मार्केट बताता है कि हमारे यहाँ कितने मेल और कितने फीमेल वर्क मतलब वर्किंग में, ठीक है। तो एक ये दो चार चीज हैं, आप अपने माइंड में बिल्कुल आप यहाँ पे रखिएगा। एंड आफ्टर दैट एक होता है प्लेनेटरी प्रेशर्स एडजस्टेड एचडीआई, ठीक है। वो बस जो आपने अभी टर्म पढ़ा ना एनवायरमेंटल, इसका भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। आपको पता है इससे इससे रिलेटेड मीटिंग्स होती हैं बड़ी बड़ी, एनवायरमेंट से रिलेटेड मीटिंग्स होती हैं। सार्क, नाम सुना आपने कभी? सार्क का नाम सुना है आपने? नहीं। ब्रिक्स का नाम सुना है आपने कभी? सार्क भी उसी की तरह, ये ब्रिक्स की तरह, ये लोग आपस में मिलके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, ठीक है। उनमें से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एक बहुत बड़ा मतलब इशू है, टॉपिक है। दैट इज नोन एज द प्लेनेटरी प्रेशर्स एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगर एग्जाम में आ जाए तो इसकी फुल फॉर्म लिखना ही बहुत बड़ा टैलेंट होगा आपके लिए। अगर एग्जाम में PHDI आ जाए तो इसकी फुल फॉर्म लिखना मतलब आपने मतलब क्या ही कर दिया, एग्जाम में तीर मार लिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? और मैं फिर बोल रहा हूँ आपको आपको इकोनॉमिक्स में टोटल 10 नंबर लेकर आना है, एंड आई विल ट्राई एज मैक्सिमम पॉसिबल। मैं आपको 10 नंबर लाके मतलब मिनिमम, ये जितनी चीजें कर रहा हूँ इस पे क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, तुम्हारा रिटन टेस्ट भी लूंगा मैं। वो बात अलग है तुम कितना इंटरेस्टेड हो, ठीक है। दो चीजें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मेरे को मैडम ये वाली मैडम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग बता दो, मैंने परेशान बहुत करता हूँ। कोई बात नहीं, और देखो मैं कुछ पूछ रहा हूँ, इसका मतलब सिर्फ आपको सिखाना है। किसी को नहीं पता होगा इनमें से? नहीं पता है, नहीं पता तुझे मना कर, नहीं पता नहीं पता तुझे। नहीं नहीं मैं ऐसे कह रहा हूँ, मतलब ये मोटिवेशन हो तो यार मेरा मोटिवेशन ही खराब कर दिया सारा नहीं, मतलब कुछ चीजें नहीं पता होंगी तुम्हें भी, कुछ चीजें मुझे भी नहीं हो सकता, मुझे भी नहीं पता। अब मेरे को बहुत सी चीजें नहीं पता, बताइए मेरे को सर, आपको नहीं पता, ये देखो ये बता जमाने में, है ना मैंने अपनी माँ को तो हैप्पी वैलेंटाइन डे बोला, वो तो घूर के देखने लगी मुझे।
मतलब कोई सेंस इस बात का? मतलब सा गया, मतलब एक्सपेक्टेशन ही खत्म नहीं होती। है। ठीक है। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखो पहले तो मैंने सामने लिख रखी है, ठीक है, बहुत इजी है, बहुत प्यारी डेफिनेशन है और अंडरस्टैंडिंग है। ये डेफिनेशन यूनिवर्सल है, आप इसको याद रखना। आसान भाषा में तो ये होता है कि भैया तुम जैसे ऐसी चीजों को इस्तेमाल करो कि कल वालों के लिए जिंदा रहे वो, ठीक है, ये इसका आसान मीनिंग ये होता है। लेकिन अगर आपको अच्छी स्टेटमेंट अगर एग्जाम में आ जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो आपको बहुत डिसेंट डेफिनेशन लिखनी, दैट इज द डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन एबिलिटी टू मीट। यहाँ पे ये नहीं आ रहा कि आपको रिसोर्स उनके पास बचा के रखो। पानी कभी खत्म नहीं होने वाला है, फॉसिल फ्यूल्स कभी खत्म नहीं होने वाला है, पता है आपको? मतलब क्योंकि हमेशा कुछ नया मिल रहा है। अब देखो सोना निकला जा रहा है, हम निकाले जा रहे हैं, निकले जा रहा है। अभी इंडिया में भी सोने की खान मिली है, मिलनी जा रही है। फॉसिल फ्यूल जो जमीन के अंदर खत्म नहीं होने वाला, बट एक पॉइंट ये यूज कर रहा है यहाँ पे, जरा सुनना, फ्यूचर जनरेशन एबिलिटी टू मीट। ऐसा नहीं करो कि उनके लिए इतना गहरा छोड़ो कि वो वहां तक पहुंचने के लिए उनको बहुत मेहनत लग जाए, ठीक है? तो ये डेफिनेशन आप प्लीज अपने माइंड में रखना, टू मीट देयर ओन नीड्स, ठीक है ना? तो वो स्टेटमेंट फॉर्मूला। अब जो चीज तुम्हें याद करने वाली है, पहली चीज तुम्हें ये याद रखने की, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसकी शुरुआत 1960 में हुई थी, बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन। एक्चुअली पॉपुलेशन को एक तरह का बॉम्ब माना गया है, मतलब वही है, विस्फोटक माना गया है। विस्फोटक का मतलब, अब खुद सोचो, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल दो ना। आज हमारी कंट्री की पॉपुलेशन में जनरली 5 करोड़ चाइल्ड ऐड हुए हैं, मतलब एक एनुअल पीरियड में, ठीक है? 2025 में ऐड हुए हैं। जब वो 20 साल की होंगे तो 5 करोड़, यानी 20, उनका 20 साल मतलब 2045। तो जो जो गवर्नमेंट 2045 में होगी उसको ये मालूम होना चाहिए कि विस्फोट होने वाला है। कौन सा विस्फोट बताओ? कि जो 5 करोड़ पॉपुलेशन 20 साल पहले पैदा हुई थी, ये एकदम से मार्केट में वर्क फोर्स के तौर पे आने वाली है। ये विस्फोट ही तो है। अचानक से गेट खोलो, भीड़ आ जाए कि हमें नौकरी दो, और अभी तक गेट बनता, अभी तक कुछ नहीं बताता। एक पर्टिकुलर ईयर की बात करूं ना मैं, समझा मेरी बात? इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ को बॉम्ब माना गया कि जब वो मार्केट में एम्प्लॉयमेंट लेने आएगी तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ठीक है? तो एक ये पॉइंट रखना कि 1960 की बात है ये, डेफिनेशन क्लियर हो गई। कितने नंबर? 2015, मतलब उन्होंने क्या करा, अब हम गोल सेट करेंगे। टोटल गोल 17 है, और 2015 में रखे, और 2030 तक का उन्होंने एक जो टारगेट रखा है 2015 में रखा, 2030 मतलब 15 साल का, और 17 गोल्स हैं। वो गोल याद करने की जरूरत नहीं है आपको। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन इज मोर देन इनफ। आपके आराम से थोड़ा लिखोगे तो 40-50 वर्ड ये आपके ले जाएगा, ठीक है? नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आया हुआ है, इनक्लूसिव ग्रोथ पिछले 5 साल में कम से कम 2 बार। ऐसा नहीं कि ये टॉपिक सीख रहे हो इससे पहले वाले बेकार है, आज पिछले वाले टॉपिक अब इसमें यूज हो रहे हैं टर्म्स में। इंक्लूसिव ग्रोथ डेफिनेशन टू द पॉइंट रखना, ठीक है? दैट इकोनॉमिक ग्रोथ दैट इज सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब कल वाले लोगों के लिए सपोर्टिव रहे, ब्रॉड बेस्ड एंड प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। यानी इंक्लूसिव ग्रोथ का मीनिंग होता है मेरी अकेले की ग्रोथ नहीं होगी जी, मैं अपने साथ साथ दुनिया भर की ग्रोथ करवाऊंगा। जैसे मेरी प्रोडक्टिविटी होगी, मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। मान लो मैंने कोई इन्वेंशन करा, कोई भी इन्वेंशन, तो वो अपने लिए नहीं कर रहा हूं मैं, मतलब एज एन, अगर कोई साइंटिस्ट है या कोई कोई मशीन बना रहा है, एआई है, अच्छा एआई है ना, एआई चैट जीपीटी, 2022 में चैट जीपीटी आया, उस जिस कंपनी ने बनाया अपने लिए बनाया उसने, कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी। अब 90% ऑफिस में जो वर्क हो रहा है वो चैट जीपीटी के थ्रू हो रहा है। इवन हमारे यहाँ भी चैट जीपीटी के थ्रू हो रहा है। कैनवा, बिजनेस खत्म कर दिया कैनवा का। कुछ भी डालो पोस्टर बना के देगा आपको। अब तक बीच में नया ट्रेंड आया था, कौन सा ट्रेंड आया था वो घोड़े पे खड़े, मतलब घोड़े पे खड़े हुए हैं, वो बैठे हुए हैं। मल्टीपल टाइम में ट्रेंड चलता है। एक वो फीमेल फोटो वाला ट्रेंड आया था, वो परछाई वाला, नहीं पता तुम्हें? है ना, पता सबको है, बोलेगा कोई नहीं। बहरहाल, तो वो जितनी थी वो सबके लिए, तो इंक्लूसिव ग्रोथ एक इंपॉर्टेंट पार्ट है।
हमें ये सीखना है कि समझना कि इंक्लूसिव ग्रोथ का इंडिया से क्या लेना देना है। वाई वी फोकस्ड ऑन दी इंक्लूसिव ग्रोथ इंडिया लेवल पे, ठीक है। एक्चुअली क्योंकि इंडिया की हाईएस्ट पॉपुलेशन है, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन को कमी नहीं ताकत भी समझा जाता है, बिकॉज एक बहुत बड़ी मार्केट है, इसलिए अभी वर्ल्ड हमसे थोड़ा घबराता है। तो फास्टेस्ट ग्रोइंग, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज करा ग्रोइंग, ठीक है। बट ग्रोथ हैज नॉट ट्रांसलेटेड इनटू ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब अब जो भी चीज करो ठीक है, बट वो ह्यूमन डेवलपमेंट में ट्रांसलेट नहीं हो रही, मतलब वो एग्रीगेट ग्रोथ दिख रही है पर कैपिटल ग्रोथ आपको नहीं दिख रही है। तो इसी वजह से इंडिया में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। ये कुछ इन्होंने टर्म रखे हैं, क्योंकि आउट ऑफ 193 कंट्रीज में इंडिया की जो रैंकिंग थी वो 130 है, ठीक है। एचडीआई वैल्यू उनके हिसाब से 0.676 से लेकर 0.685, जो कि नंबर ज्यादा होता है। जितनी ज्यादा वैल्यू बढ़ेगी उतना ये रैंक बढ़ेगा, और जितना ज्यादा रैंक बढ़ेगा उतनी खराबी हमारे में आएगी, ठीक है। कैटेगरी में हम लोगों को मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट का दर्जा मिला है, क्योंकि हमारा जो एच डी आई है वो 0.7 से ज्यादा है। 0.7 एक एक स्टैंडर्ड टर्म माना गया है। अगर इसके बराबर इससे ज्यादा होता, क्योंकि क्लोज टू 0.7 है, क्लोज है बिल्कुल, इससे ज्यादा होगा तो हम फिर वो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आ जाएंगे। अमेरिका या फिनलैंड, फिनलैंड का बहुत अच्छा है, ठीक है। फिनलैंड मतलब बहुत कम है, जितना ज्यादा होगा उतनी खराबी, जितना कम होगा उतनी बहुत अच्छी बात, ठीक है। क्या बेटा? हाँ, लेकिन ये जो रिपोर्ट है वो 2025 में थोड़ा मतलब कुछ सर्वे होता है ना, उसकी बेस पे निकाला जाता है। तो 2025 में 2023 क्या है, और 2026 के लिए हम 2027 में बताएंगे। और कम मतलब ग्रोथ जितना कम। अच्छा, तो फिर वो ग्रोथ है, लेकिन वो इसमें आपके पेपर पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इतना करंट आपके लिए नहीं है। आपके लिए करंट करेंगे हम लोग इको सर्वे का भी, ठीक है। ठीक है, ये दो तीन चीजें हैं माइंड में अब रखना। ये जो जितनी बॉक्स वाली चीजें है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा रहता है, जैसे रियल जीएनपी वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रियल वर्ड यहीं पर जहां पर आ जाए, हमेशा सीख के रखना, रियल वर्ड जहां पर आ जाए उसका मतलब क्या मतलब होता है, बताया था लास्ट क्लास में, रियल और नॉमिनल का मतलब। वेरी गुड, तुम रिवाइज करते हो। रियल वर्ड जो होता है वो किसी कांस्टेंट प्राइस पर होता है, ठीक है, किसी न किसी कांस्टेंट थिंग्स पर होता है, उसको रियल टर्म बोलते हैं। और जो नॉमिनल होता है वो करंट पर होता है। अच्छा, कांस्टेंट का मतलब कोई पुरानी बात आपने फिक्स मान ली। जैसे आपको ये चेक करना है कि मेरे मेट्रो का किराया महंगा हुआ या सस्ता हुआ, तो आपको अगर 2010 के प्राइस से कंपेयर करोगे तो महंगाई दिखेगी। आपको कंपेयर किससे करना है? 2022-23 से कंपेयर करना है, ठीक है। उससे पहले था 11-12 से कंपेयर करना था। तो ये जो मेरे को ना किससे कंपेयर करना था, रियल टर्म्स में पता कर रहे हो आप, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स माइंड में रखिएगा। और यार नहीं, उसका कोई वैसा तो नहीं है, लेकिन 10 से 11 साल का टाइम पीरियड माना जाता है। नहीं, आप बिल्कुल कर सकते हो, उसमें ये देखा जाता है कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस क्या रही। जैसे हमारा इकोनॉमी वो सेंसस 10 साल में होता है, लेकिन वो 10 साल वेरी कर जाते हैं, कभी कभी प्लस ही हो जाते हैं कभी कभी। पता है ये क्यों आगे बढ़ा? वो जो 2020 की जो चीज आई थी कोरोना, उसने हमारी जिंदगी के 2 साल खत्म करे हैं। इस वजह से वो 1 साल आगे शिफ्ट हुआ है, ठीक है। और बहुत सी चीजें शिफ्ट हुई हैं, लोगों के पेपर शिफ्ट हो गए, ठीक है। तुम लोग प्रमोट वाले हो हैं? सही है।